हाय देयर। आप लोगों की प्रिपरेशन आई होप बहुत 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 अच्छे चल रहे होंगे टीजीटी के लिए। टीजीटी 2022 के लिए हिस्ट्री और सिविक्स के एमसीक्यूज़ को हम लाए हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि टीजीटी 2000 मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से लिए गए हैं। और इस बार जो आने वाला है एग्ज़ाम्स थोड़े टफ होंगे, पेपर थोड़े मॉडरेट होंगे। इसी हिसाब से आप लोगों को अपना जो तैयारी का लेवल है वो भी थोड़ा हाई रखना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से अपने क्वेश्चंस की तरफ हम लोग देखते हैं। क्वेश्चंस हैं, दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला-ए-कुहना का निर्माण किसने करवाया था? जल्दी से आप लोग अपने आंसर देते रहिए। यहाँ पर हम बताते हैं, ऑप्शंस हैं हुमायूं, शेरशाह, अकबर या फिर शाहजहां। इसमें सही आंसर होगा शेरशाह ने। किला-ए-कुहना मस्जिद का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल के स्थलों से रिलेटेड। यह आपके सिलेबस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है अगर आप लोगों ने सिलेबस अपना देखा हो टीजीटी के लिए। तो ऑप्शंस आपके हैं कि पैसरा, लिखहिया, बीरभानपुर और महदहा। इन चारों ऑप्शंस में से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पश्चिम में कौन सा आएगा, उसके बाद सबसे आखिरी में सबसे पूर्व का क्रम हमको बताना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पैसरा यह आपका बिहार में पड़ता है, बीरभानपुर पश्चिम बंगाल में, जबकि लिखहिया और महदहा यूपी में पड़ता है। तो आइए अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। ए होगा 4231 या फिर 1432 या फिर सी होगा 4213 या फिर 2413। जैसा कि आपको पता होगा पश्चिम बंगाल सबसे लास्ट में पड़ रहा है, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में। तो 3 ऑप्शन हम लोगों का सबसे आखिरी होगा। यहाँ पर 2 जगह पे 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इन दोनों को छोड़ करके आगे देख लेते हैं। पैसरा, पैसरा भी दोनों में ही बताया गया है, 3 और 1 हम लोगों का मिलता है। अब हम लोग को बताना है लिखहिया और महदहा, इन दोनों में से सबसे पश्चिम का भाग कौन सा रहेगा। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में हम देखते हैं कि जो लिखहिया है ये मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित है और मिर्ज़ापुर के सबसे पश्चिमी भाग में स्थित है, जबकि महदहा प्रतापगढ़ में है। आप लोगों ने पढ़े भी होगा महदहा, दमदमा, सराय नाहर, ये आपके सिंधु घाटी से भी रिलेटेड पूरा स्थल रहे हैं। तो सही ऑप्शन हम लोग का होगा ऑप्शन डी। आइए इन पूरा पाषाणकालीन स्थलों के बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है कि 6 ऐसे स्थान हैं मिर्ज़ापुर ज़िले में, जो कि विंध्य क्षेत्र भी बोला जाता है, स्थित हैं, जिसमें लिखहिया, मुरहना, बगहीखोर, धनुही, बैधा और लहरियाडीह विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। जबकि महदहा, दमदमा और सराय नाहर राय ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, जो कि विंध्य व ऊपरी गंगा के मध्य का भाग है। यहाँ पर पैसरा के बारे में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन पैसरा आपका बिहार में पड़ता है। जबकि बीरभानपुर एक ऐसा पूरा स्थल जो पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में दुर्गापुर के समीप दामोदर नदी के बाएं तट पर स्थित है। आगे देखते हैं मध्य पाषाणकालीन स्थल और वहाँ से प्राप्त अवशेषों के बारे में। भारत में खोजे गए मध्य पाषाणकालीन स्थल मुख्य रूप से बागौर, लंघनाज, वीरभानपुर, आदमगढ़, पंचमढ़ी, जलाहल्ली आदि हैं। यहाँ पे आदमगढ़ और बागौर के बारे में भी प्रश्न पूछे गए हैं, उसी से रिलेटेड आपको डिटेल यहाँ नीचे बताया गया है कि मध्य पाषाण युग के औजार जो है छोटे बने हुए थे, इसलिए इनको सूक्ष्म पाषाण भी कहा जाता था मध्य पाषाण युग को। और भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य किस काल से प्राप्त होते हैं, तो इसका उत्तर होगा मानव पंजर मध्य पाषाण काल से प्राप्त होते हैं। साथ ही यह भी पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन सा है, तो वह है बागौर, जो कि भीलवाड़ा में कुठारी नदी के तट पर स्थित है। और इस प्रश्न का उत्तर कि पशुपालन कब से शुरू हुआ था भारत में, इसके साक्ष्य कब से मिलते हैं, तो पशुपालन के साक्ष्य मध्य पाषाण काल से ही मिलने शुरू हो गए थे।
और जबकि प्रथम साक्ष्य मध्य पाषाण काल के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो यह आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं, जो कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है। इतने सारे इससे प्रश्न बन रहे हैं, उसका डिटेल यहाँ पर दिया गया है, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में निहित है। आपको बताना है केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में अथवा प्रधानमंत्री में। यहाँ पे कूट से दिया गया है, हो सकता हो आपके लिए कूट ना हो, सीधे सीधे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। यहाँ पे आपको बताना है राष्ट्रपति में या फिर प्रधानमंत्री में। ऑप्शंस होगा, इसका आंसर सही होगा केवल ए, राष्ट्रपति में केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय निम्नलिखित नेताओं में से कौन थे। ये आपके ऑप्शंस हैं, महात्मा गांधी, B.S. मुंजे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या C.Y. चिंतामणि। फटाफट से आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा B.R. अंबेडकर। इसके साथ साथ B.R. अंबेडकर के साथ साथ तेज बहादुर सप्रू ने भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। गोलमेज सम्मेलन से कई बार कई तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। अभी रिसेंटली आपके प्रीवियस ईयर में 2021 या फिर 18 या 16 का हम क्वेश्चन देख रहे थे, उसमें पूछा था कौन से उर्दू कवि हैं जिन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये TGT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। यहाँ पे इसका डिटेल दिया गया है कि मोहम्मद इकबाल उर्दू कवि थे जिन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, और इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तीनों में नहीं लिया था। और इनको तीसरे के लिए भी बुलावा आया था, पर ये सम्मिलित नहीं हुए थे। इसके साथ साथ पूछा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ऐसी थे जिन्होंने स्वयं के खर्चे पर भाग लिया था। तीसरा क्वेश्चन कि जिन्ना ने किस गोलमेज सम्मेलन में, तो यहाँ पर तीसरे गोलमेज सम्मेलन में जिन्ना ने हिस्सा नहीं लिया था। और यह भी प्रश्न पूछा गया है कि किस रजवाड़े ने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था, तो इसमें है बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह हैं, इन्होंने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची अ को सूची ब से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर कुछ स्थल दिए गए हैं और उससे संबंधित जैन तीर्थंकरों के नाम दिए गए हैं, आपको सही सुमेलित करवाना है। नीचे कूट दिए गए हैं, उसी कूट के हिसाब से कि पहले का क्या आंसर होगा। श्रावस्ती, ऋषभनाथ, काकंदी, पद्म प्रभु, अयोध्या सुविधानाथ और पभोसा संभवनाथ, आपको सही मिलाना है। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका सही आंसर होगा, पहले हम लोग मिला लेते हैं, तो ये श्रावस्ती होगा संभवनाथ के लिए, जबकि काकंदी होगा सुविधानाथ के लिए, अयोध्या ऋषभनाथ की जन्मस्थली है, जबकि पभोसा पद्म प्रभु की। तो इसका सही आंसर होगा A का 4, B का 3 और C का 1 और D का 2। इसमें से सही आंसर होगा हम लोगों का C ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था। या फिर इस तरीके से भी प्रश्न पूछा गया कि राम मनोहर राय ने अपनी पुस्तक एकेश्वरवादियों को उपहार किस भाषा में लिखा था। ऑप्शंस हैं अंग्रेजी, उर्दू, फारसी या फिर बंगाली भाषा में। इसका सही आंसर होगा इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी फारसी भाषा में। इसका डिटेल देख लेते हैं। वर्ष 1803 ईस्वी में राम मनोहर राय ने अपनी पहली पुस्तक तुहफत उल मुवाहिदीन या गिफ्ट टू मोनोथिस्ट प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने एकेश्वरवाद के पक्ष में तर्क दिया है। उनकी पुस्तक का क्या नाम था? तुहफत उल मुवाहिदीन। इसका अंग्रेजी में भी बाद में अनुवाद किया गया, जिसे गिफ्ट टू मोनोथिस्ट कहा गया है।
चलिए, सही आंसर होगा हम लोग का सी, फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है? द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या द यूनियन ऑफ इंडिया, या ओनली इंडिया, या फिर भारत? आपको सही आंसर बताना है, फटाफट से आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है द यूनियन ऑफ इंडिया। इसे भारत राज्यों का संघ बोला गया है, यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? ऑप्शंस हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त, या कुमारगुप्त प्रथम। मंदसौर प्रशस्ति कुमारगुप्त प्रथम के उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है। अच्छा, मंदसौर प्रशस्ति के साथ साथ एक और है मंदसौर अभिलेख और प्रशस्ति, वो राजा यशोवर्मन शायद हैं, यशोधर्मन या ऐसे कुछ, मुझे अभी डिटेल नहीं याद पड़ रहा है। उन मंदसौर प्रशस्ति 2 शासकों का है, तो यहाँ पर कुमारगुप्त प्रथम के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? ऑप्शंस है प्रधानमंत्री करेंगे, या फिर लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, या भारत के प्रधान न्यायाधीश करेंगे, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा भारत के प्रधान न्यायाधीश। ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद अगर जो रिक्त हों तो भारत के प्रधान न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने किसने निमंत्रण दिया। ऑप्शंस हैं उस्ताद अली, मुस्तफ़ा, या दौलत खान, या फिर हसन खान। इसका सही आंसर होगा दौलत खान लोदी। दौलत खान लोदी ने बाबर को आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था, जबकि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में इसे राजा राणा सांगा को बोला है कि राणा सांगा ने इन्हें निमंत्रण दिया था, लेकिन ऐसा कहीं भी साक्ष्य अलग से प्राप्त नहीं होता है। बाकी जगह पे है दौलत खान लोदी ने आक्रमण के लिए निमंत्रण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे? एम.एन. रॉय, या जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, या फिर S.A. डांगे? इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है? ऑप्शंस हैं आपके अनुच्छेद 200, या अनुच्छेद 214, या फिर अनुच्छेद 280, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित अगर जो हम लोग देखें तो सही आंसर होगा हम लोगों का अनुच्छेद 280। अब यहाँ पे देखते हैं इसका थोड़ा सा डिटेल। मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा, ऐसा अनुच्छेद में कहा गया है, और साथ ही साथ जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 और अन्य सदस्य होंगे जो राष्ट्रपति के पास केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के वितरण के संबंध में अनुशंसा करेंगे। ये अनुच्छेद 280 में कहा गया है। जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है 214 अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 214 के बारे में देख लेते हैं कि यह सभी राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग सारे के सारे अनुच्छेद इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड हैं। तो आप लोग देखिएगा, अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की बात कही गई है, जबकि अनुच्छेद 200 में राज्यों की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष
प्रस्तुत किया जाएगा, ऐसा कहा गया है। साथ ही वह राज्यपाल इस पर अपनी सम्मति दे सकता है और इसको अस्वीकृत भी कर सकता है। इसके आगे हम लोग देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। तो ऑप्शंस हैं आपके अनुच्छेद 124 या अनुच्छेद 108 या फिर अनुच्छेद 110। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 110 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है, जबकि अनुच्छेद 110 इसमें धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। 110 अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक या वित्त विधेयक, और अनुच्छेद 224 इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। आप लोग आंसर को रिपीट करते रहिए एक बार फिर से, तो क्या होगा कि आपको मतलब 1 से 2 बार ही पढ़ने पे लगातार याद होते जाएंगे। अनुच्छेद 224 है सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन, और जबकि अनुच्छेद 214 है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की बात की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? ऑप्शन है तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल या फिर नाना साहब। तो इसका सही आंसर होगा बेगम हजरत महल, सी ऑप्शन सही होगा। आपको कमेंट्स बॉक्स में, अगर जो आपने वीडियो पूरा देखा है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि नाना साहब और तात्या टोपे ने किस जगह का नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? ये क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा गया है कि भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है, या फिर किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, या फिर इस तरीके से भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शंस है स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर दयानंद सरस्वती। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आधुनिक पुरुष और पुनर्जागरण का पिता बी ऑप्शन राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस या फिर दयानंद सरस्वती। तो आत्मीय सभा के संस्थापक ए ऑप्शन राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 112 से अनुच्छेद 115 तक, या फिर अनुच्छेद 222 से 235 तक, या फिर अनुच्छेद 12 से 32 तक, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन अनुच्छेद 12 से 32 तक भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मूल अधिकार का प्रावधान है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19 या फिर अनुच्छेद 23। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि अनुच्छेद जो 23 है ये तो मानव के बलात् श्रम और दुर्व्यवहार के प्रति है, जबकि सही ऑप्शन इसका होगा हम लोगों का अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भाषण एवं विचार अभिव्यक्त करने की आज़ादी दी गई है भारतीय नागरिकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो आपको बताते चलें कि प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में अलग से संविधान में वर्णन नहीं किया गया है। इसे भी ऑप्शन बी अनुच्छेद 19A के तहत ही स्वतंत्रता प्रदान की गई है भारतीय प्रेस को, लेकिन प्रेस का मतलब स्पेशली कहीं प्रेस की स्वतंत्रता से रिलेटेड नहीं दिया गया है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बार बार पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 19A के तहत भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में वर्णित किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को, समानता के अधिकार को, या फिर संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, या संपत्ति के अधिकार को? इसमें से किसे मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आप लोगों को पता ही होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये है अनुच्छेद 32। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित भी कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संदर्भ में 5 तरह के रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा प्रतिषेध लेख, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षालेख। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एटलीस्ट लाइक ना अच्छा नहीं लगता है तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ कुछ कीजिए, लाइक या फिर डिसलाइक। थैंक यू, बाय बाय।